हमारे पास 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल पता करना है। इस तरह से ये एंगल बताना है जिससे रिजल्टेंट 1 आए, एक केस में अगले में 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 आना चाहिए और उसके बाद 7 आना चाहिए। तो देखो यार बहुत इजी है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो 4 और 3 को घटाओ तो 1 आएगा। तो कब घटाते हैं जब दोनों अपोजिट हो। भैया अगर 3 न्यूटन दाएं लगे, अगर मान लो दाएं लगे 4 न्यूटन, कितना 4, और बाएं लगे 3 न्यूटन, दोनों अपोजिट नहीं हो गए तो 180 नहीं हो गया। तो 4 में से 3 घटाओ तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 1 आएगा। तो 180 डिग्री थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो 1 आएगा। बवाल खत्म। बोलो ठीक। एक बार और बताइए, समझ नहीं आया फिर से। अरे भैया एक पर्सन पर, एक व्यक्ति पर कोई आदमी 4 न्यूटन से फोर्स लगा के उसको दाएं खींच रहा है और 3 न्यूटन से बाएं खींच रहा है, तो 4 में से 3 चला गया, 1 ही तो बचा। अब वैसे भी जानते हो जब 180 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट a माइनस बी होता है। a माने ज्यादा, ज्यादा मतलब 4, कम माने 3, 4 माइनस 3 बराबर 1। अरे समझे। तो ये रिजल्टेंट 1 आएगा जब इनके बीच का एंगल 4 और 3 के बीच का एंगल थीटा 180 हो। ये समझ में आया। और अगर 4 और 3 दोनों एक ही तरफ हो जाए तो 7 हो जाएगा भाई। अगर 4 भी दाएं लगे किसी पर और 3 भी दाएं लगे, 3 भी दाएं लगे, 4 भी दाएं लगे, तो दोनों एक ही तरफ हो गया, थीटा 0 नहीं हो गया। और थीटा जब 0 होगा, दोनों एक ही तरफ होंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। क्योंकि थीटा बराबर 0 पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला a प्लस बी होता है भाई। और 5 बहुत आसान है। राइट एंगल ट्रायंगल सोचो, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता है तो उसका लॉजिक क्या होता है, जो उसका हाइपोटेन्यूज होता है वो परपेंडिकुलर 3 और 4 का स्क्वायर नहीं होता। 3 और 4 का अगर मान लो बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है और ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज 5 नहीं आता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 0 हो गया क्योंकि थीटा 90 है। 2ab cos थीटा 0 हो गया क्योंकि थीटा 90 है। तो 3 और 4 अगर बेस और परपेंडिकुलर है मतलब थीटा 90 है ना, तो 90 डिग्री पे 5 आएगा। तो 1 आएगा 180 पर, 7 आएगा 0 पर, 5 आएगा 90 पर। सही है, सही है, समझ में आ गया। सुनो सीधे जोड़ लिया करो, जब जोड़ लोगे 3 और 4 7 तो वो जान लो एक ही डायरेक्शन थीटा बराबर 0 वाला है। घटा लिया करो, घटा लिया करो, ज्यादा में से कम, ज्यादा में से कम, 4 में से 3, तो जान लो ये 180 वाला आ गया। और अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके अंडर रूट लगा लिया करो, वो 90 का है। 3 वाला जानते रहो, 3 2 जानते रहो, 0 डिग्री पर दोनों जोड़ दो, 180 में ज्यादा में से कम घटा दो और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 90 का है। ये 3 एंगल का रिजल्टेंट जानते रहा करो, एक बार चेक कर लिया करो, समझे ना। हाँ और कोई क्वेश्चन है। हाँ पढ़ो। A force of 6 kg and another of 8 kg. 6 kg, force of 6 kg and 8 kg can be applied together to produce the effect of single force of is applied to produce the effect of single force of हाँ what? फिर से पढ़ो। A force of 6 kg and another of 8 kg can be applied हाँ together to produce the effect of a single force of what? सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से दिमाग लगा सुनना। जैसे मान लो कोई दो फोर्स है 6 और 8 का, 6 और 8। तो जब आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस
2 गुणे पहला गुणे दूसरा गुणे cos थीटा। अब ये थीटा जो है उनके बीच का एंगल है, बोलो। तो अगर थीटा वेरी करेगा तो रिजल्टेंट वेरी करेगा। तो सभ्यता से, तमीज से मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जो ये दोनों फोर्स है ना 6 और 8, 6 और 8 इनको जोड़ लो। 6 और 8 हो गया 14। अरे 6 8 14 हुआ ना। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। और वो कब आएगी? दोनों फोर्स कब जुड़ते हैं? जब थीटा 0 होता है। जब 6 और 8 दोनों एक ही तरफ होते हैं, बोलो हाँ या ना। तब ये प्रोड्यूस करेगा 14 का इफेक्ट। और अगर 8 दाएं हो और 6 बाएं हो तो 8 में से 6 घट गया, 2 बचा, बोलो। तो 180 डिग्री पर सबसे कम वैल्यू आती है कितनी? 2। और 1 थीटा बराबर 0 पर सबसे ज्यादा वैल्यू आती है कितनी? 14। तो इसका आंसर 2 तक आ सकता है, इससे कम नहीं आ सकता। फिर से सुन लो, इसका आंसर 2 तक आएगा, 2 से कम नहीं आएगा। तो 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का सबसे कम पॉसिबल आंसर है 2 और सबसे ज्यादा है 14। तो 2 और 14 के बीच में कुछ भी आ सकता है, 14 से ज्यादा नहीं आएगा। तो अब ध्यान सुनो, तुम्हारा सवाल जो है, अब जो तुम्हारा सवाल है उसका आंसर सुनो। 6 Newton and 8 Newton can combinedly produce the effect of minimum 2 and maximum 14, यानी any number between 2 and 14 but not more than 14, not less than 2। बात समझ में आ गई? हाँ, अगला सवाल पढ़ो। सुनिए। हाँ, क्वेश्चन है, a particle is moving eastwards. A particle is moving eastwards, ठीक, with a velocity of 5 meter per second. with a velocity of 5 meter per second. In 10 seconds, In 10 seconds, its velocity changes to 5 meter per second. to 5 meter per second to, northwards. हाँ, मतलब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, लेकिन नॉर्थ की ओर हो गई ना। हाँ। देखो अब मेरी बात समझो, हाँ। पढ़ो। The average acceleration during this time is, हाँ सुनो ध्यान से। पहले तुम ये बताओ वेलोसिटी बदली है कि नहीं? पहले वेलोसिटी 5 है, बाद में वेलोसिटी 5 है, बताओ पहले वेलोसिटी बदली कि नहीं? देखो भैया, एक्सेलरेशन तभी निकालोगे ना वेलोसिटी जब बदलेगी। एक्सेलरेशन का रोल क्या है? एक्सेलरेशन का रोल है वेलोसिटी को बदलना। तो जब वेलोसिटी बदलेगी तब एक्सेलरेशन निकालोगे। अगर वेलोसिटी नहीं बदल रही है तो एक्सेलरेशन 0। तो पहले ये डिसाइड करो कि वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं। यही तो मुझे समझ में नहीं आया। ये तुमको समझ में नहीं आया? तुमको इतने दिन से मैं तुमको बता रहा हूँ रोज कि बिना वेक्टर के टर्न होगा तो वो एक्सेलरेशन की वजह से ही टर्न होगा। अरे वो तो जाने दो, मुझे ये बताओ कि क्या तुमको ये नहीं लगता कि ईस्ट डायरेक्शन और ये नॉर्थ डायरेक्शन दोनों अलग अलग हैं? दोनों डायरेक्शन, हाँ दोनों डायरेक्शन, ईस्ट होता है ये, नॉर्थ ये, तो क्या दोनों डायरेक्शन अलग नहीं है? अलग है। तो वेलोसिटी डायरेक्शन बदली कि नहीं? हाँ डायरेक्शन बदली। तो वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं? ये वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं? तो डायरेक्शन बदली। तो वेलोसिटी बदली ना। देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि यही बात मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम कोई क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो तो उसका मतलब ये है कहीं ना कहीं तुम वेक्टर में लैग कर रहे हो। मतलब तुमको सवाल पढ़ते ही ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है तुरंत कि भैया क्यों कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ, क्योंकि वो ये देखना चाह रहा है कि तुम्हारे लिए ये 5 महत्वपूर्ण है, 5 पहले भी है, 5 बाद में भी है। बहुत बच्चे बोलेंगे कि एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, पहले भी 5 है। उनके लिए 5 नंबर ही सब कुछ है, वो डायरेक्शन को महत्व नहीं देते, तो उनको फिजिक्स नहीं आएगी। ये सवाल सीधा संकेत इस बात का है कि क्या कोई बच्चा वेलोसिटी वेक्टर समझता है या बस 5 ही उसके लिए वेलोसिटी है?
तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, पहले उसकी वेलोसिटी है 5i कैप, कितनी? 5i कैप। हाँ, बाद में उसकी वेलोसिटी है 5j कैप, कितनी? 5j कैप। और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो बात समझे? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5j कैप, इनिशियल कितनी है? 5i कैप, टाइम कितना है? 10, 5 का 1 करके 10 से डिवाइड करो, यहाँ 2 आया, j माइनस, तो उसका जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, ध्यान से सुनना, एवरेज एक्सेलरेशन आएगा उसका j माइनस आई अपॉन 2। बोलो सही? और इसका अगर मॉड ले लोगे, मैग्नीट्यूड कितना आया, तो j माइनस आई का मॉड तुम अच्छे समझ रहे हो, अंडर रूट j के कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, तो रूट 2 अपॉन 2 यानी 1 बाई रूट 2 आ रहा होगा। और डायरेक्शन किधर आएगी वो सुन लो, j माइनस आई किधर होगा? माइनस आई इधर होगा, बोलो माइनस आई इधर होगा, इधर का मतलब क्या? वेस्ट। अरे ईस्ट है तो ये वेस्ट, और माइनस आई हो गया और प्लस जे ऊपर, तो जो आंसर है उस आंसर में लिखा होगा कि रूट 2 आएगी वैल्यू, और जो डायरेक्शन होगी वो होगी वेस्ट नाउ नॉर्थ और वेस्ट, या वेस्ट और नॉर्थ। आंसर लिखा होगा, आंसर लिखा होगा 1 बाई रूट 2 टुवर्ड्स वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट। 1 बाई रूट 2 नॉर्थ वेस्ट लिखा होगा। बात समझ में आई? ठीक, और पूछ रहा हूँ। हाँ पूछ। वैसा ही सेम है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन नहीं, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। बस इतना निकालना है ये। और आगे वो वर्क एनर्जी एंड पावर का है। पूछो सवाल हो। डायग्राम में एक ट्रक है, पढ़ो सवाल पढ़ो। ये पढ़ने